everyone, I am Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. और आप ये चैनल के लिए नए हो तो नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आपने हमारे पहले के कोई भी वीडियोस मिस किए हैं तो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और साथ ही आई बटन दबा के देख सकते हैं। यदि आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज्वाइन कर लीजिए। नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के मेंबर बन सकते हो। और आज जो हम पढ़ने वाले टॉपिक हैं वो है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये टॉपिक नंबर 3 है फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस स्टैंडर्ड 12 बायोलॉजी से। इस टॉपिक में ये सारे सब पॉइंट्स कवर करने हैं, जिसमें से पहले 4 सब पॉइंट्स हमने ऑलरेडी वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर कर लिए हैं। यदि आपने वीडियो मिस किया है तो ऊपर दिए आई बटन पे क्लिक करके आप हमारे वीडियोस देख सकते हो। आज इस वीडियो में हम नेक्स्ट 2 सब पॉइंट्स कवर करेंगे, जो है डेविएशन फ्रॉम मेडलेस फाइंडिंग और दूसरा क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये 2 सब पॉइंट्स आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट टॉपिक के साथ, जो है डेविएशंस फ्रॉम मेडलेस फाइंडिंग। तो मेडले ने जो है वो 3 कॉन्सेप्ट आगे रखे थे और उसके हिसाब से उन्होंने मेडले थियोरी एक्सप्लेन किया था, बट स्टिल उसमें वेरिएशन आए थे। तो मेडले जो है वो अराइव्ड हुए थे, वो अपने जो थियोरी के ऊपर उसके ऊपर उन्होंने प्रूफ किया था बाय गार्डन पी प्लांट एक्सपेरिमेंट्स। तो उन्होंने गार्डन पी प्लांट पे कोई एक्सपेरिमेंट किया था और उस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने जो गार्डन पी प्लांट के साथ जो है डिफरेंट वेरिएंट्स वो स्टडी किए थे, उन्हें जो है उन्होंने क्रॉस किया था, उससे F1 F2 जनरेशन स्टडी किया था और वो ये नतीजे पे पहुंचे थे। पहला कि एक सिंगल ट्रेड एक सिंगल जीन से रिलेटेड होता है और ये सिंगल जीन जो है वो पेयर में आता है, दैट इज 2 अलीज में। ये 2 अली इंटरैक्शन दिखाता है और एक अली हमेशा कंप्लीटली डोमिनेंट होता है। तो यदि कोई भी एक कैरेक्टर के लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल है, वो जीन 2 अली से आए। जैसे टॉलनेस ऑफ प्लांट के लिए 2 अली होते हैं, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, और उसमें से एक ही कैरेक्टर हमेशा डोमिनेंट होता है। तो दोनों में से एक ही कैरेक्टर हमेशा डोमिनेंट होगा और वो कहलाएगा कंप्लीटली डोमिनेंट कैरेक्टर। फैक्टर्स जिसे आज हम जीन्स कहते हैं, वो डिफरेंट ट्रेड्स ऑफ पर्सन और डिफरेंट क्रोमोसोम असॉर्ट होते हैं इंडिपेंडेंटली। मतलब हर एक जीन्स जो है वो अलग कैरेक्टर के लिए बना है और इंडिपेंडेंटली जो है वो अलग होता है, सेपरेट होता है। जैसे जैसे टाइम पास हुआ बहुत सारे डेविएशंस दिखने लगे मेडलेस के लॉ में आफ्टर पोस्ट मेडेलियन एरा। मतलब जब मेडलेस ने लॉ दिया था वो 80s का समय था। उसके बाद जैसे जैसे टाइम पास होने लगा 90s के समय आते आते तक बहुत सारे वेरिएशंस दिखने लगे मेडलेस के लॉस के ऊपर, और इस डेविएशन को कहा जाता है नियोमेडलिज्म। और ये वेरिएशंस क्या थे? इट वाज उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन है जीन का, वो मॉडिफाइड हो सकता है या इन्फ्लुएंस हो सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ अदर जीन्स। ठीक है, तो मेडले ने क्या कहा था? मेडले ने साफ साफ कहा था कि 2 जीन मतलब जो 2 अली है उसमें से एक डोमिनेंट होगा और एक रिसेसिव। तो फिनोटाइपिक जो है, जो दिखने में जो नया जनरेशन दिखेगा वो दोनों में से एक पेरेंट की तरह ही दिखेगा, बट फर्दर ऐसे दिखने लगा कि ये जीन मॉडिफाई हो सकते हैं या इन्फ्लुएंस हो सकते हैं डिफरेंट जीन्स के प्रेजेंस में। और इन जीन इंटरैक्शन में को 2 टाइप में कैटेगराइज किया गया। पहला था इंट्राजेनिक इंटरैक्शंस, मतलब एक ही जीन्स में सेम जीन्स में इंटरैक्शन। तो ये इंटरैक्शन होता था बिटवीन अलीज ऑफ सेम जीन। तो सेम जीन के जो अलीज थे
तो उनमें जो इंटरैक्शन हो रहा था उसे कह रहे थे इंट्राजेनिक इंटरैक्शन। और जो दो रिजल्ट्स दे रहा था वो था इनकम्प्लीट डोमिनेंस या कोडोमिनेंस। मेडलिस का कहना था कि हमेशा कंप्लीट डोमिनेंस होता है। वो मेडली ने प्रूफ भी किया था कि यदि आप दो F1 जनरेशन के प्लांट को जो है क्रॉस करोगे, जो हेट्रोजाइगस हैं, वो क्रॉस होने के बाद आपको एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी, एक कैपिटल टी स्मॉल टी, एक कैपिटल टी स्मॉल टी देगा। मतलब उसका जीनोटाइपिक रेशियो होगा 1:2:1। मतलब एक कैपिटल टी, दो एक स्मॉल टी और एक दो कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये जीनोटाइपिक रेशियो दिखना चाहिए। बट ये जो तीन हैं, जो कैपिटल टी और दो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये तीन जो हैं वो कंप्लीट डोमिनेंस दिखाएंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैपिटल टी, और ये तीनों प्लांट कंप्लीटली टॉल होंगे। बट इंट्राजेनिक इंटरैक्शन की वजह से ये कंप्लीट डोमिनेंस दिख नहीं पा रहा था। वहां कैपिटल टी कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं हो पा रहा था और उसे कह रहे थे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। या फिर कैपिटल टी और स्मॉल टी साथ में डोमिनेंट हो रहे थे, मतलब दोनों भी एक साथ काम कर रहे थे, और उसे कह रहे थे कोडोमिनेंस। तो ये इंट्राजेनिक इंटरैक्शन की वजह से दिखने लगा। और ये जो है वो मल्टीपल अली सीरीज ऑफ जीन में भी अकर होने लगा। सेकेंड था इंट्राजेनिक, दैट इज नॉन अलीलिक इंटरैक्शंस। ये इंटरैक्शन उन अलीज के बीच में होने लगा जो डिफरेंट जीन्स पे प्रेजेंट थे। ये इंट्राजेनिक सेम जीन पे प्रेजेंट थे, इंटरजेनिक दो डिफरेंट जीन्स पे प्रेजेंट थे ऑन द सेम और डिफरेंट क्रोमोसोम्स। मतलब वो डिफरेंट जीन्स पे प्रेजेंट है और वो सेम क्रोमोसोम पे भी हो सकती है, डिफरेंट क्रोमोसोम पे भी। और उसकी वजह से यहां दिखने लगा प्लियोट्रॉपी, पॉलीजीन्स, इफेंटेसिस, कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स एक्सेट्रा। तो ये दो इंटरैक्शन जो हैं वो मेडलिस के थियोरी पे भारी पड़े, क्योंकि ये दोनों इंटरैक्शंस की वजह से मेडलिस का जो कंप्लीट डोमिनेंस का रूल था, या फिर जो था कंप्लीट सेग्रीगेशन का और प्योर गैमेट फॉर्मेशन का, वो रूल्स जो है वो प्रूफ नहीं हो पा रहे थे। तो ये केसेस जो थे वो एक्सेप्शंस थे मेडलिस के रूल्स के लिए। तो चलिए हम देखते हैं वन बाय वन सबको। तो पहला है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जैसे कि नाम बताता है, इनकम्प्लीट मतलब पार्शियल, या कोई चीज जो कंप्लीट नहीं है। क्या कंप्लीट नहीं है? उसका डोमिनेंस कंप्लीट नहीं है। तो अब कंप्लीट डोमिनेंस क्या होता है? तो कंप्लीट डोमिनेंस ये होता है यदि आप प्योर रेड कलर के फ्लावर वाले प्लांट को प्योर व्हाइट कलर के फ्लावर वाले प्लांट से क्रॉस करोगे, तो आपको फर्स्ट जनरेशन में जो है वो गैमेट्स कहां से बने? एक प्योर रेड फ्लावर का, एक प्योर व्हाइट फ्लावर का, और फर्स्ट जनरेशन आपको हेट्रोजाइगस मिलेगा एज यूजुअल। और यहाँ पे क्या अकॉर्डिंग टू मेडलिस ये क्या होना चाहिए? ये रेड कलर का ही फ्लावर होना चाहिए, क्योंकि रेड कलर डोमिनेंट है। तो अकॉर्डिंग टू मेडलिस जो फर्स्ट जनरेशन होना चाहिए वो देना चाहिए रेड कलर फ्लावर, क्योंकि मेडलिस कहता है कंप्लीट डोमिनेंस। करेक्ट? तो कंप्लीट डोमिनेंस या मेडलिस के हिसाब से जो यहाँ फर्स्ट जनरेशन होगा वो रेड कलर का फ्लावर होगा, क्योंकि उसमें कैपिटल आर प्रेजेंट है जो डोमिनेंट जीन्स है। बट ऑब्जर्वेशन क्या कह रहा था? ये तो एक्सपेक्टेड था, ये एक्सपेक्टेड था कि ऐसा होना चाहिए। बट जब रेड कलर के फ्लावर को व्हाइट फ्लावर के साथ क्रॉस किया गया, प्योर रेड को प्योर व्हाइट के साथ, तो दो गैमेट्स बने एज यूजुअल, एक कैपिटल आर, एक स्मॉल आर। F1 जनरेशन में हेट्रोजाइगस भी मिला, एक कैपिटल आर स्मॉल आर वाला। बट कलर और फ्लावर रेड नहीं था, बल्कि वो पिंक था, जो पहले था ही नहीं। पिंक कलर इंटरमीडिएट कलर था बिटवीन रेड एंड व्हाइट। ना वो रेड कलर था ना वो व्हाइट कलर था, वो इंटरमीडिएट कलर था, और इसलिए इधर आ गया मेडलिस रूल को एक्सेप्शन। उन्होंने क्या कहा था? रेड है, बट ये तो पिंक निकला।
तो आप कहोगे कि यहाँ पे पार्शियल डोमिनेंस वर्ड क्यों यूज किया मैम, ये तो पूरा ही डोमिनेंस ही नहीं है, इनकम्प्लीट क्या है ही नहीं डोमिनेंस। बट स्टिल जब उन्होंने F2 जनरेशन पाया, मतलब जो F1 जनरेशन में पिंक फ्लावर मिले थे उन्हें ही अपने जैसे ही पिंक फ्लावर के साथ क्रॉस किया गया, तो एक मेल फ्लावर थे और एक फीमेल फ्लावर के गैमेट्स को जब क्रॉस किया गया तब उनको एक चौंकाने वाले रिजल्ट मिले। तो सेकेंड जनरेशन में उनको एक रेड फ्लावर मिला, एक व्हाइट फ्लावर मिला और 2 पिंक फ्लावर मिले। तो फर्स्ट जनरेशन में तो कंप्लीट पिंक फ्लावर थे, बट जब फर्स्ट जनरेशन को अपने फर्स्ट जनरेशन के साथ ही क्रॉस किया तो उन्हें मिला एक रेड, एक व्हाइट और 2 पिंक। तो यहां जीनोटाइपिक रेशियो क्या हो गया, 1:2:1। बट फिनोटाइपिक रेशियो क्या आया, वो भी आया 1:2:1। मतलब देखने में एक रेड फ्लावर था, 2 पिंक थे और एक व्हाइट था, और जीन में एक कैपिटल आर था, एक स्मॉल आर था और 2 कैपिटल आर स्मॉल आर थे। इसलिए जीनोटाइपिक रेशियो भी 1:2:1 हुआ, फिनोटाइपिक रेशियो भी 1:2:1 आया। बट यदि आप प्रॉपर मेडलिस रूल के हिसाब से जाएं तो प्रॉपर मेडलिस रूल में यदि आप याद करें कि जब हम कैपिटल टी स्मॉल टी को क्रॉस करते हैं प्योर कंप्लीट डोमिनेंस में, उस समय भी हमें रेशियो जीनोटाइप का 1:2:1 ही मिलता है। उस समय भी हमें रेशियो क्या मिलता है, 1:2:1। ये देखिए यहाँ पे हमें यही रेशियो मिला था जब हमने कंप्लीट डोमिनेंस किया था, तभी भी हमको जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 मिला था। बस फर्क इतना था कि हमको फिनोटाइपिक रेशियो यहाँ 3:1 मिला था। 3 प्लांट्स टॉल थे और 1 प्लांट शॉर्ट था। तो यहाँ फिनोटाइपिक रेशियो एक्सपेक्टेड क्या था, 3:1, पर जीनोटाइपिक रेशियो तो 1:2:1 ही था। तो यहाँ जीनोटाइपिक रेशियो तो मेंडलिस रूल के हिसाब से आया है, बट फिनोटाइपिक रेशियो जो 3:1 आना चाहिए था वो नहीं आया, इसलिए इसे कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसलिए पूरी तरह एक्सेप्शन नहीं है मेडलिस लॉ का, बस ये अनएक्सेप्टेड है कि यहाँ पे जो है एक अलग ही कलर आया है जो दोनों कलर का इंटरमीडिएट है, बट F2 जनरेशन में आज भी जीनोटाइप मेडलिस लॉ के हिसाब से आ रहा है, बस फिनोटाइप नहीं आ पा रहा है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जो 2 अलीज या जीन्स हैं वो एलोमॉर्फिक पेयर होते हैं और वो पार्शियली एक दूसरे को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे रेड भी पार्शियली एक्सप्रेस हो रहा है और व्हाइट भी पार्शियली, और इसलिए वो मिलके बन रहा है पिंक कलर। एक अली दूसरे अली के एक्सप्रेशन को यहाँ पे सप्रेस नहीं कर पाता है, और यहाँ पे जो फर्स्ट जनरेशन में आपको जो मिल जाता है ऑफस्प्रिंग वो इंटरमीडिएट होता है बिटवीन द 2 पेरेंट्स। और ये सबसे ज्यादा आपको देखने मिलेगा मिराबिलिस जालापा प्लांट में, जहां रेड कलर के फ्लावर व्हाइट कलर के फ्लावर के साथ कॉम्बाइन होके देते हैं पिंक कलर के फ्लावर्स। और यदि ये पिंक कलर के फ्लावर्स वापस पिंक कलर के फ्लावर से कॉम्बाइन हो तो वो देंगे एक रेड, 2 पिंक और एक व्हाइट। नेक्स्ट है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस जैसे कि वर्ड आपको बता रहा है, को मीन्स टुगेदर, म्यूचुअल। तो यहां दोनों जो फैक्टर्स हैं वो साथ में मिलके डोमिनेंट हो रहे हैं, इसलिए इसे कह रहे हैं कोडोमिनेंट। कोडोमिनेंस आपने बचपन से आज तक हमेशा देखा होगा। आपने कुछ गाय देखी होंगी जो प्योर ब्राउन कलर की है, कुछ गाय जो प्योर व्हाइट कलर की है, और कुछ गाय जिन पे व्हाइट और ब्राउन दोनों भी है। आइदर उन पे ब्राउन धब्बे हैं ऑन व्हाइट और या फिर ब्राउन व्हाइट धब्बे हैं ऑन ब्राउन। तो ये हुआ कैसे, ये हुआ कोडोमिनेंस की वजह से। तो सपोज हम शुरू करते हैं एक रेड कलर के काउ से। जो प्योर रेड है फीमेल काउ, जो प्योर रेड है दैट इज कैपिटल आर, और एक मेल काउ जो प्योर व्हाइट है दैट इज कैपिटल डब्ल्यू। ये दोनों पेरेंट है, एक मेल एक फीमेल, एक प्योर रेड एक प्योर व्हाइट, दोनों में क्रॉस हो रहा है तो गैमेट बनेंगे। तो एक आएगा आर गैमेट प्योर रेड गैमेट, एक आएगा डब्ल्यू गैमेट दैट इज प्योर व्हाइट गैमेट, और फिर F1 जनरेशन बनेगा।
तो कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल डब्ल्यू दोनों क्रॉस होंगे और यहाँ पे मिलेंगे दो ऑफस्प्रिंग्स, एक मेल एक फीमेल। एक कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू है, दूसरा भी कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू है, और ये दोनों है रॉन, क्योंकि ये ना व्हाइट है ना रेड है, ये मिक्स्ड है, व्हाइट पे ब्राउन पैच या ब्राउन पे व्हाइट पैच। और यहाँ पे मिले आपको एक मेल एक फीमेल। अब ये F1 जनरेशन की बात है जहां दोनों भी कलर डोमिनेंट है, दोनों साथ में मिलके डोमिनेंट है, और इसलिए इसे कहते हैं कोडोमिनेंस। अब ये दोनों जो मिले हैं, ये दोनों भी F1 जनरेशन के मेल और फीमेल साथ में अब आके क्रॉस करेंगे, वापस गैमेट बनेगा। तो फीमेल में से 2 गैमेट बनेगा कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू, मेल में से 2 गैमेट बनेगा कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू। अब ये आपस में क्रॉस होंगे, कैपिटल आर के साथ क्रॉस करके आपको प्योर रेड देगा। कैपिटल आर जो है अब वापस जो है डब्ल्यू के साथ क्रॉस करेगा और आपको देगा रॉन। कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल आर के साथ क्रॉस करके देगा रॉन, और कैपिटल डब्ल्यू के साथ क्रॉस करके देगा व्हाइट। तो अब वापस आपको F2 जनरेशन में 4 ऑफस्प्रिंग मिलेंगे, 2 फीमेल 2 मेल। तो उसमें से एक प्योर रेड है, एक प्योर व्हाइट है और 2 रॉन है। वापस देखिए फिनोटाइपिक रेशियो किस रेशियो में मिला, 1:2:1। बट मेडलेस के हिसाब से एक्सपेक्टेड क्या था, 3:1, क्योंकि एक ही फैक्टर डोमिनेंट होता है। जीनोटाइपिक रेशियो किसमें मिला आपको, 1:2:1। मेडले के हिसाब से भी यही जीनोटाइपिक है, 1:2:1। इसलिए ये भी एक एक्सेप्शन है मेडलेस लॉ को, सॉरी ये भी एक एक्सेप्शन है मेडलेस लॉ को, जहां कंप्लीट डोमिनेंस नहीं हो पाया, बल्कि एक जीन्स दूसरे जीन के साथ मिलके साथ में डोमिनेंट हो गया। तो कोडोमिनेंस में जो जीन्स हैं वो एलोमॉर्फिक पेयर एक्सप्रेस करते हैं, मतलब वो दोनों साथ में आके इक्वली प्रेजेंट होते हैं F1 जनरेशन में। और ये अलीस जो एबल होते हैं एक्सप्रेस करने के लिए इंडिपेंडेंटली, उतना ही इक्वली इंडिपेंडेंटली और साथ में आके एक्सप्रेस होते हैं, उसे कहते हैं कोडोमिनेंट अलीस। और कोडोमिनेंस जो है दोनों अली को एक्सप्रेस करता है, इसलिए रॉन में आपको व्हाइट और रेड दोनों कलर देखने मिलता है। तो ये है कोडोमिनेंस। नेक्स्ट है मल्टीपल अलीस। अब मल्टीपल अलीस क्या होता है, यदि एक से ज्यादा अली जो है या एक से ज्यादा टाइप ऑफ जीन एक पॉपुलेशन में सेम लोकस सेम पोजीशन ऑफ क्रोमोसोम ऑक्यूपाई करने लगे, तो उसे कहेंगे मल्टीपल अली। मतलब एक सिंगल क्रोमोसोम में हमने देखा था, ये सिंगल क्रोमोसोम है, उसमें एक पोजीशन पे एक ही जीन्स प्रेजेंट होता है, बट इसी एक पोजीशन पे पेयर ऑफ जीन्स में 2 अलग अलग जीन्स प्रेजेंट होने लगे होमोलोगस क्रोमोसोम में। ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम पे एक ही लोकस पे, मतलब एक ही पोजीशन पे जो है वो अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ जीन्स प्रेजेंट होने लगे, तो उसे कहेंगे मल्टीपल अली। अभी दोनों भी जीन्स एक ही कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट दोनों अलग अलग फॉर्म के हैं, अल्टरनेट फॉर्म के हैं। और ये मल्टीपल अली क्यों बने हैं, क्योंकि वहां पे म्यूटेशन हो जाता है ऑफ वाइल्ड टाइप ऑफ जीन। तो दोनों भी एक ही कैरेक्टर को बिलोंग करते हैं, बट दोनों भी एकदम अलग अलग टाइप के हैं, और ये हुआ है ड्यू टू म्यूटेशन। एक जीन जो बहुत टाइम म्यूटेट हो सकता है प्रोड्यूस करने के लिए ऑल्टरनेटिव एक्सप्रेशन। जो डिफरेंट अलीज होते हैं सीरीज में, वो दिखाते हैं डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप, या फिर कोडोमिनेंस या इनकम्प्लीट डोमिनेंस, बट वाइल्ड टाइप डोमिनेंट होता है ओवर ऑल द म्यूटेंट अलीज। इसका ये स्टेटमेंट का ये मतलब है कि 2 जीन्स यदि प्रेजेंट है, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, आइदर यहाँ पे आपको जो है डोमिनेंट दिखेगा, मतलब कैपिटल टी ही डोमिनेंट होगा स्मॉल टी के ऊपर, या इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिखेगा, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी के बीच में कोई अलग सा टी दिखेगा आपको,
ठीक है, ना प्लांट टॉल होगा ना शॉर्ट होगा, कुछ अलग ही होगा, या कोडोमिनेंस दिखेगा, ठीक है, मतलब दोनों साथ में आके इफेक्टिव होंगे। बट ये तीनों भी केस नहीं दिखेगा जब मल्टीपल अलीज होंगे, मतलब दो जीन्स जो बहुत अलग कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेम लोकस ऑफ क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट है, उस केस में आपको ये तीनों भी चीज नहीं दिखेगा, बहुत ही अलग दिखेगा और वाइल्ड टाइप सब पे डोमिनेंट हो जाएगा, सब म्यूटेंट पे डोमिनेंट हो जाएगा, उसे कहेंगे मल्टीपल अलीज। ये सबसे अच्छा दिखता है ड्रोसोफिला में। ड्रोसोफिला ओके, एक महीन सी मक्खी जो आपके आंखों के सामने हमेशा भिनभिनाती रहती है और आप उसे समझते हो कि वो हाउस फ्लाई या मक्खी का छोटा बच्चा है, बट एक्चुअली वो ड्रोसोफिला है। ड्रोसोफिला में लार्ज नंबर ऑफ मल्टीपल अलीज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो साइज ऑफ विंग्स है वो ड्रोसोफिला में बहुत टाइप में दिखते हैं। नॉर्मल विंग्स, निकेड विंग्स, नॉच्ड विंग्स, स्ट्रैप विंग्स, वेस्टिजियल विंग्स, ठीक है। बट स्टैप नॉर्मल विंग्स टू वेजिटल विंग, बट जस्ट स्टैम्प्स विंग जो है इज ड्यू टू वन अली। स्टैप विंग जो है वो किसकी वजह से है? सिर्फ एक अली की वजह से, वीजी। सारे विंग्स जो है किसकी वजह से है? सिर्फ वीजी की वजह से। देखो सब में वीजी कॉमन है, करेक्ट। द नॉर्मल विंग जो है वो वाइल्ड टाइप है, वाइल्ड वेजिटल विंग है वो रिसेसिव टाइप है। तो ये है वाइल्ड टाइप विंग। देखो विंग तो सिर्फ दो ही टाइप के होने चाहिए थे अकॉर्डिंग टू मेडलिस, एक तो नॉर्मल विंग होना चाहिए था या वेस्टिजियल विंग होना चाहिए था, क्योंकि एक वाइल्ड है और एक रिसेसिव। बट बाकी के ये तीन टाइप ऑफ विंग्स कहां से आए हैं? बाकी के ये तीन टाइप ऑफ विंग्स आए हैं मल्टीपल अली की वजह से, दैट इज म्यूटेशन के वजह से, ठीक है। तो नॉर्मल विंग जो है वो वाइल्ड टाइप है, वाइल्ड वेस्टिजियल विंग जो है रिसेसिव टाइप है। और ये जो बाकी के तीन विंग्स है वो म्यूटेशन दैट इज मल्टीपल अलीज की वजह से हुए हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल यदि आपको मल्टीपल अलीज का जानना है तो वो है हमारा ब्लड ग्रुप, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मेडलिस हर एक चीज में सिर्फ दो ही टाइप ऑफ फैक्टर हो सकता है, कोई तीसरा नहीं हो सकता। मतलब यदि दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं उन पे सेम पोजीशन पे सिर्फ दो ही टाइप ऑफ जीन्स हो सकते हैं, तो उस हिसाब से सिर्फ दो ही टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप होना चाहिए था। बट ह्यूमंस में थ्री टाइप ऑफ ब्लड ग्रुपिंग है, दैट इज ए बी ओ, और ये हुआ है ड्यू टू मल्टीपल अलीज, क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम पे सेम पोजीशन पे ऐसे जीन्स प्रेजेंट है जो एक दो से ज्यादा ऑल्टरनेटिव फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं या उससे ज्यादा प्रॉपर्टीज दिखा सकते हैं। नेक्स्ट है प्लियोट्रॉपी। अब ये क्या है? जब सिंगल जीन कंट्रोल करता है दो या दो से ज्यादा ट्रेट्स को या फिनोटाइप को, तो उसे कहते हैं फिलियोट्रॉपी, और उस जीन को कहते हैं फिलियोट्रॉपिक जीन और फिनोमिना को कहते हैं फिलियोट्रॉपी। तो एक सिंगल जीन, अब तक मेडली ने क्या कहा था? मेडली ने यह कहा था कि एक सिंगल फैक्टर क्रोमोसोम पे जो प्रेजेंट है वो एक सिंगल ट्रेंड को जो है कंट्रोल करता है या सिंगल फिनोटाइप को कंट्रोल करता है। बट कभी कभी कोई जीन जो है वो एक से ज्यादा ट्रेड को कंट्रोल करने लगता है और उसे कहते हैं फिलियोट्रॉपिक जीन या फिनोमिना को कहते हैं फिलियोट्रॉपी। अब इस टाइप के जीन के वजह से जो F2 जनरेशन जो बनता है वो बनता है 1:2। एक्सपेक्टेड क्या था F2 जनरेशन पे अकॉर्डिंग टू मेडलिस? F2 जनरेशन पे अकॉर्डिंग टू मेडलिस जो फिनोटाइपिक रेशियो होना चाहिए था वो होना चाहिए था 3:1। हमने स्टार्टिंग में देखा है अकॉर्डिंग टू मेडले यहाँ पे जो फिनोटाइपिक रेशियो था टॉल और शॉर्ट प्लांट का, तो टॉल था 3, शॉर्ट था 1 F2 जनरेशन में, इसलिए रेशियो था 3:1। बट ड्यू टू फिलियोट्रॉपी अब यहाँ पे रेशियो मिल रहा है 1:2। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि फिलियोट्रॉपी के केस में रिसेसिव होमोजाइगोट का डेथ हो जाता है। जो रिसेसिव होमोजाइगोट है, सपोज स्मॉल टी रिसेसिव है और ये होमोजाइगोट है, क्योंकि दोनों भी जीन एक ही जैसे हैं, उसका डेथ हो जाता है, इसलिए अब सिर्फ 3 ऑफस्प्रिंग बचते हैं और उनका रेशियो हो जाता है 1:2।
ये फिलियोट्रॉपी बहुत खराब है क्योंकि यहाँ पे ऑफस्प्रिंग का एक डेथ हो रहा है। और ये देखने मिलता है सिकल सेल एनीमिया डिजीज में, जहां जीन दैट इज हीमोग्लोबिन एस, सिकल सेल एनीमिया मतलब जब हीमोग्लोबिन सिकल शेप हो जाता है, करेक्ट, तो इसलिए हीमोग्लोबिन के ऊपर एस लिखा है उन्होंने। तो ये सिकल सेल जो एनीमिया है उसका जो जीन ये है HbS, ये जब आ जाता है और ये प्रेजेंट हो जाता है होमोजाइगोट में, मतलब दोनों भी HbS जीन आ जाते हैं, तब वो सिकल सेल एनीमिया हो जाता है और वो वाला जाइगोट डेथ हो जाता है। अब सपोज नॉर्मल हेल्थी जीन जो है, ये तो हुआ आपका रिसेसिव जीन HbS, बट नॉर्मल हेल्थी जीन है HbA जो डोमिनेंट है, जो नॉर्मल है, ठीक है। अब जो हेट्रोजाइगस बनते हैं, क्योंकि F1 जनरेशन में तो हेट्रोजाइगट बनेगा, तो जो हेट्रोजाइगस बनते हैं वो होते हैं HbA HbS, तो हेट्रोजाइगस होते हैं दैट इज HbA एंड HbS। और ये जो हेट्रोजाइगस कैरियर्स होते हैं जिनमें एक नॉर्मल जीन होता है और एक सिकल सेल एनीमिया का जीन होता है, वो माइल्ड एनीमिक कंडीशन दिखाते हैं क्योंकि उनके आरबीसीज सिकल शेप के हो जाते हैं। सिकल शेप, देखिए आरबीसीज हमेशा सर्कुलर होने चाहिए, बट जिनमें ऐसे जीन्स होते हैं HbA एक और दूसरा HbS, क्योंकि जीन पेयर्स में होते हैं, तो इन जिनमें एक नॉर्मल और एक सिकल शेप एनीमिया वाला जीन्स होता है, उनके जीन्स जो है वो सिकल शेप मतलब इस तरह के हो जाते हैं, हाफ मून शेप हो जाते हैं जब उन्हें नॉर्मल ऑक्सीजन कंडीशन नहीं मिलता। और जो होमोजाइगोट रिसेसिव जीन होता है जिसमें दोनों भी जीन HbS होते हैं, वो तो मर ही जाता है एज सून एज वो फॉर्म होता है, क्योंकि उसमें टोटल एनीमिया कंडीशन होता है। इसलिए जीन ऑफ सिकल सेल एनीमिया जो है वो लीथल है इन होमोजाइगस कंडीशन। लीथल मतलब वो बनेगा ही नहीं, वो एकदम गारंटी है कि वो उसका डेथ हो जाएगा, वो मर जाएगा। तो जो सिकल सेल एनीमिया का जीन है जो होमोजाइगस है, मतलब उस जीन में दोनों भी HbS ही बन रहे हैं, क्योंकि जीन्स पेयर में होते हैं तो दोनों भी HbS है, वो सिकल एनीमिया का जीन्स लीथल है और इसलिए हमको रेशियो 1:2 मिलता है, मतलब सिर्फ 3 ही ऑफस्प्रिंग बनेंगे, एक नॉर्मल और 2 पार्शियली या हेट्रोजाइगट, और वो प्रोड्यूस करेगा हेट्रोजाइगस कैरियर। हेट्रोजाइगस कैरियर जो है वो प्रेजेंट रहेगा। अब 2 डिफरेंट एक्सप्रेशंस प्रोड्यूस हो रहा है बाय अ सिंगल जीन। वो सिंगल जीन किसके लिए एक्सप्रेस करने के लिए था? जो था वो नॉर्मल जो है वो नॉर्मल सेल प्रोड्यूस करने के लिए था, बट यहाँ पे 2 डिफरेंट एक्सप्रेशन दिख रहा है, एक नॉर्मल एक सिकल सेल, और ये 2 डिफरेंट जो है कंडीशन एक ही जीन दिखा रहा है, सेम जीन 2 डिफरेंट ट्रेट्स दिखा रहा है, इसलिए इसे कहते हैं फिलियोट्रॉपी। यदि मैरिज हो जाए 2 कैरियर्स के बीच में, ठीक है, मतलब ऐसे एक फीमेल और एक मेल का मैरिज हो जाए जो दोनों भी कैरियर्स हैं, मतलब दोनों में एक नॉर्मल जीन है और एक सिकल सेल वाला, ऐसे 2 पर्सन में यदि मैरिज हो जाए तो उनमें जो है एक नॉर्मल बच्चा पैदा होगा, एक कैरियर बच्चा पैदा हो, 2 कैरियर बच्चे पैदा होंगे और एक सिकल सेल एनीमिया वाला, मतलब टोटल एनीमिया वाला, और उनका रेशियो होगा 1:2:1। ये मैं क्या बोल रही हूं ये आपको यहां पे समझेगा। तो सपोज अब एक फीमेल और एक मेल का मैरिज हो गया, दोनों भी सिकल सेल एनीमिया के कैरियर हैं, हम F2 जनरेशन का डायरेक्ट बात कर रहे हैं, दैट इज F1 का क्रॉसिंग हो रहा है, तो एक सिकल सेल एनीमिया का कैरियर है फीमेल और एक है मेल सिकल सेल एनीमिया का कैरियर। अब उसका जीनोटाइप क्या है? तो जीनोटाइप ऑब्वियसली एक नॉर्मल और एक सिकल सेल होगा, मेल में भी एक नॉर्मल और एक सिकल सेल होगा। अब ये दोनों गैमेट्स बनाएंगे, तो एक नॉर्मल गैमेट और एक सिकल सेल गैमेट बनेगा फीमेल से, एक नॉर्मल गैमेट और एक सिकल सेल गैमेट बनेगा मेल से। अब इनमें क्रॉसिंग होगा, क्रॉसिंग होने के बाद 4 ऑफस्प्रिंग्स आएंगी F2 जनरेशन में। तो पहला जो होगा वो नॉर्मल सेल्स दोनों भी होंगे, एक मेल से आया है नॉर्मल सेल, एक फीमेल से, तो जो पहला ऑफस्प्रिंग है वो एकदम नॉर्मल है।
सेकेंड ऑफस्प्रिंग में फीमेल से आया है नॉर्मल बट मेल से आया है अब नॉर्मल, तो ये सिकल सेल कैरियर होगा। थर्ड बच्चे में जो है वो मेल से आया है नॉर्मल बट फीमेल से आया है अब नॉर्मल, तो ये सिकल सेल कैरियर है। और फोर्थ बच्चे में दोनों मेल और फीमेल से अब नॉर्मल आया है, तो ये टोटली सिकल सेल एनीमिक है। और टोटल सिकल सेल एनीमिक लिथल होता है, मतलब वो तुरंत बनते ही मर जाएगा। तो अब उनके सिर्फ 3 बच्चे बचे, बट तीनों में भी से भी 2 सिकल सेल कैरियर है और एक नॉर्मल है, इसलिए अब उनका जो ये है फिनोटाइप रेशियो है वो है 1:2 और जीनोटाइपिक रेशियो भी सेम है 1:2। ओके, इसलिए फिलियोट्रॉपी में उनका रेशियो क्या होता है, इंस्टेड ऑफ 3:1 एज मैडलिस हैज प्रपोज्ड, यहाँ होगा 1:2, क्योंकि एक जो टोटल एनीमिया वाला है वो डेथ हो जाएगा और जो पार्शियल वाले हैं वो जिएंगे विथ 2 कैरियर्स एंड 1 नॉर्मल। सिकल सेल एनीमिया तुरंत मर जाएगा, लीविंग द कैरियर एंड नॉर्मल इन द रेशियो 1:2। जो हेट्रोजाइगट्स है या कैरियर्स है उन्हें आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो जब आप उनका ब्लड माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करोगे। तो जो कैरियर्स है उनके जो ब्लड्स हैं, जो आरबीसी है, वो सर्कुलर होने के बजाय सिकल शेप्ड होंगे, और यदि आप इनका जो आरबीसी स्टडी करो माइक्रोस्कोप के अंदर तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये सिकल सेल कैरियर है। नेक्स्ट है क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। ये नेक्स्ट पार्ट है इस वीडियो का। क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस कहां से आया? मेंडलिस ने 80s में अपने सारे थियरी एक्सप्लेन किए। उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और उन्होंने मैथमेटिकल फॉर्मूलेज और फिर स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से, रेशियोज के हिसाब से सब कुछ एक्सप्लेन किया। उन्होंने फैक्टर्स के बेसिस पे सब कुछ एक्सप्लेन किया। उन्होंने ये भी बताया कि ब्लेंडिंग नहीं होता है, बट उनको कोई भी इज्जत नहीं मिली एज यूजुअल, क्योंकि साइंस में इन्वेंशन के बाद तुरंत इज्जत नहीं मिलती है। फिर वो टाइम बीतता गया, आया 90s। अब 90s के आने के पहले हम समझेंगे कि 80s में उन्हें इज्जत क्यों नहीं मिली। क्योंकि मेंडलिस ने कहा था कि ब्लेंडिंग नहीं होता, सारे गैमेट्स प्योर होते हैं, उनके एक्सप्रेशन जो है वो प्योर होते हैं, बट ऐसा नहीं है। ब्लेंडिंग दिख रहा था, क्योंकि जब वाइट रेड कलर का फ्लावर वाला प्लांट व्हाइट कलर के फ्लावर प्लांट के साथ जब वो मिक्स हो रहा था, जब क्रॉस हो रहा था, तो एक्सपेक्टेड था कि डोमिनेंट रेड ही दिखना चाहिए, बट यहाँ तो कुछ और ही दिख रहा था, दैट इज पिंक। तो क्वेश्चन आया कि यहाँ ब्लेंडिंग तो है। नेक्स्ट, मेंडलिस ने वर्ड यूज किया फैक्टर्स। उन्होंने कहा कुछ फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कंट्रोल करते हैं आपके लुक्स को, आपके जीन्स को, जीन्स वर्ड तो था ही नहीं, आपकी चीजों को, ये जो फैक्टर्स है वो कंट्रोल करते हैं। बट फैक्टर्स क्या है वो मेंडलिस प्रूव नहीं कर पाए। ये फैक्टर्स का लोकेशन क्या है वो प्रूव नहीं कर पाए, वो प्रेजेंट कहाँ है वो भी नहीं पता। ये सब इमेजिनरी कॉन्सेप्ट हो गया, उसके वजह से भी उनको इज्जत नहीं मिली। नेक्स्ट, उन्होंने बायोलॉजी को एक्सप्लेन करने के लिए मैथ्स ले आए थे, रेशियोज में चीजें समझा रहे थे, 1:2:1, 3:1, इसे भी लोग समझ नहीं पाए। और इसलिए मेंडलिस के जो मेंडलिस को कहा जाता है जेनेटिक्स के फादर, उनको समझा ही नहीं गया टिल 90s। 90s में अब साइंटिस्ट आए, वो इंडिपेंडेंटली मेंडलिस के वर्क को रीडिस्कवर करने लगे और अपनी चीजें आगे रखने लगे। स्टिल उतनी इज्जत नहीं मिल रही थी। उस समय तक माइक्रोस्कोप डेवलप हो रहा था, और जैसे ही माइक्रोस्कोप में एडवांसमेंट आने लगा, साइंटिस्ट अब सेल डिवीजन पढ़ने लगे। एक सेल माइटोटिकली या मियोसिस से माइटोसिस से कैसे डिवाइड होता है। जैसे साइंटिस्ट सेल डिवीजन देखने लगे माइक्रोस्कोप के अंदर, उसे स्टडी करने लगे, तब उन्हें माइक्रोस्कोप के अंदर इस न्यूक्लियस ऑफ सेल में मिला क्रोमोसोम्स। और जैसे ही क्रोमोसोम्स आया एग्जिस्टेंस में, ये क्रोमोसोम जैसे ही एग्जिस्टेंस में आया, अब मेंडलिस की जो थियरी थी जिसे उन्होंने फैक्टर्स कहा था, उसको जीन्स का नाम दिया गया और उसे आगे स्टडी किया गया। फिर आए साइंटिस्ट वाल्टर सूटोन,
विथ टेरोडोर बोरवेरी 1903 में। ये दो अलग साइंटिस्ट थे जो ग्लोब के दो अलग तरफ अपने स्टडीज कर रहे थे। उन्होंने पैरेलली जो है मेडलिस के फैक्टर जीन्स का स्टडी किया, बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम का स्टडी किया ड्यूरिंग मियोसिस। सूटॉन ने ग्रासहॉपर का हेल्प लिया, बोरबेरी ने सी क्रिएचर का हेल्प लिया और उन्होंने स्टडी किया यही क्रोमोसोम्स का। अब उन दोनों के जो भी उन्होंने कहा, सूटॉन ने कहा कि क्रोमोसोम्स पेयर्स में होते हैं, बोरबेरी ने कहा कि क्रोमोसोम्स ही जेनेटिक मटेरियल होते हैं, वही आगे हेरिडिटरी को ले जाते हैं। और उनके जो ये उन दोनों के मिलके जो थियरी आई आगे, उसे कहा जाता है क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। और ये दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर रखा था, दैट इज सूटो एंड बोरबेरी। ये थियरी आइडेंटिफाई करता है कि क्रोमोसोम्स ही जेनेटिक मटेरियल के कैरियर हैं। क्रोमोसोम्स ही वो हैं जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर्स ले जाते हैं, भले वो जीनोटाइपिक हो या फिनोटाइपिक हो। उनका थियरी ये स्टेट करता था कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं इन पेयर्स और इन स्टोमेटिक सेल्स। तो क्रोमोसोम जो है वो हमेशा पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से एक आता है पापा से, दूसरा पेयर दूसरा आता है मम्मा से। दैट इज वन फ्रॉम मेल एंड वन फ्रॉम फीमेल कम्स इन ऑफस्प्रिंग, और वो हमेशा पेयर्स में होते हैं। गैमेट के फॉर्मेशन के दौरान होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर सेपरेट होते हैं और सॉर्ट होते हैं इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग मियोसिस। और यही बताया था मेडलिस ने यही कहा था कि जो दो फैक्टर्स होते हैं वो जो है गैमेट फॉर्मेशन के दौरान वो सब अलग हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, वो इंडिपेंडेंटली अपने कैरेक्टर्स बनाते हैं, इंडिपेंडेंट गैमेट बनाते हैं, दैट इज दे क्रिएट प्योर गैमेट्स। यही एक्सप्लेन किया गया बाय सूटॉन एंड बोरबेरी इन क्रोमोसोमल थियरी कि दो होमोलोगस जो क्रोमोसोम्स हैं वो गैमेट फॉर्मेशन के दौरान प्योरली अलग गैमेट बनाते हैं। हर एक गैमेट में एक क्रोमोसोम होता है दोनों पेयर में से। तो ये पेयर था जिसमें से एक क्रोमोसोम यहां आया, एक क्रोमोसोम यहां। जो न्यूक्लियस होता है गैमेट्स का, उसमें होता है क्रोमोसोम्स, और ये कैरी करता है हेरिडेटरी ट्रेट्स या हेरिडेटरी फिनोटाइप जीनोटाइप को आगे। मेल और फीमेल गैमेट्स दैट इज स्पर्म्स एंड एग, ये दोनों भी रिस्पॉन्सिबल हैं हेरिडेटरी ट्रेट्स को आगे ले जाने के लिए। इसलिए कितने लोगों ने आपको देख के कहा होगा कि आप मम्मी की तरह दिखती हो, और कुछ लोगों ने तो ये भी कहा होगा आप पापा की तरह दिखती हो, क्योंकि स्पर्म्स और एग्स जिससे आप बने हो वो दोनों भी रिस्पॉन्सिबल है हेरिडेटरी कैरेक्टर्स को आगे ले जाने के लिए, क्योंकि उनके जो न्यूक्लियस है उसमें थे क्रोमोसोम्स। इसलिए हमेशा ऑफस्प्रिंग में रिलेशन होता है उनके पेरेंट्स के साथ। इसलिए देयर इज ऑलवेज अ लिंक बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग्स। जो फ्यूजन होता है हैप्लॉइड मेल गैमेट का हैप्लॉइड फीमेल गैमेट के साथ, वो रिस्टोर करता है डाइप्लॉइड नेचर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं? पेयर में होते हैं, वो डाइप्लॉइड होते हैं। गैमेट फॉर्मेशन के दौरान वो हैप्लॉइड हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं अपने पेयर से। पर जब एक स्पर्म और एक एग दोनों आके मिलते हैं तो एक हैप्लॉइड एग एक हैप्लॉइड स्पर्म से मिलता है, मतलब वापस डाइप्लॉइड बन जाते हैं, जिससे वो डाइप्लॉइड कंडीशन जो है वो ऑफस्प्रिंग में जो है बरकरार रखते हैं, और इसलिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वापस डाइप्लॉइड हो जाते हैं। ये सारे ऑब्जर्वेशंस थे क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस का, जो दिया था सूटोन एंड बोरबेरी ने, और ये ऑब्जर्वेशंस ने मेडलिस की थियरी को प्रूव किया, और मेडलिस को इज्जत मिली जो उसको 80s में ही मिलने चाहिए थी, क्योंकि मेडलिस का वो थियरी कि गैमेट्स अलग होते हैं फिर वापस आके मिलते हैं, जिसे उन्होंने फैक्टर का नाम दिया था उस समय, वो सारी चीजें प्रूफ हो गई। और इसके साथ आज हम ये वीडियो एंड करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। If you have any doubt, any comment, any suggestion, you are free to do that on askyourdoubt04@gmail.com. If you like my video, give me a thumbs up.
शेयर दिस वीडियो टू मोर एंड मोर ऑफ योर फ्रेंड्स। और नीचे कमेंट बॉक्स में यदि आपको कोई डाउट है तब वहां पे भी आप पूछ सकते हो। और कल मिलेंगे हम इसके आगे के पार्ट के साथ। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड।